तो चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। इस वीडियो में हम लोग पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो संप्रीति बुद्ध अभ्यास, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आपका होता है, कहाँ पर, भारत एवं मलेशिया के बीच। और थोड़ा थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मुंह में थोड़ा दिक्कत है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो बोंगो सागर भारत एवं बांग्लादेश के बीच। और युद्धाभ्यास ध्यान चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये किसके बीच होता है, ये आपका होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच आपका होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय तमिलनाडु में आपका होता है और मित्र शक्ति भारत और नेपाल, ठीक है। और पिच ब्लैक आपका, देखिए ये गलत है, ठीक है ना। उदार शक्ति चीन और पाकिस्तान, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है, ठीक है। यही आपका सही नहीं है। आगे चलेंगे, प्रमुख पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पुरस्कार आपके लिए ध्यान दीजिएगा। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो साहित्य में अगर हम बात करें तो साहित्य में भारत के एकमात्र विजेता आपके दिख रहे हैं, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, आपको बताना है। तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर आपका साहित्य के क्षेत्र में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और इनकी काव्य रचना की बात करेंगे, गीतांजलि के लिए इनको दिया गया। इन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में, ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था ये आपको बताना है। तो कब दिया गया था ये दिया गया था 2014 में दिया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो डिप्थीरिया के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए एमिल वान बेहरिंग एक जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी थे जिन्हें डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। तो मैरी क्यूरी आपकी हो जाएगी। कौन हो जाएंगी, मैरी क्यूरी आपकी हो जाएंगी। और मैरी क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्हें 2 क्षेत्रों में, रसायन एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और इनकी स्थापना 1901 में ईस्वी में की गई। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए, साहित्य के लिए मिला था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको कर देना है, ठीक है। और 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का गठन किया था, ठीक है। आगे चलेंगे। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस आपका हो जाएगा। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन व स्वास्थ्य का बचाव करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो 6 श्रेणियां आपकी होती हैं। कितनी, 6 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। और नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति और भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में दिया जाता है। और
नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो 2001 में सम्मानित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संगठन, और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से वर्ष 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी, और मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका तथा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 2014 में। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2014 से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, और भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया, आपको ये बताना है। तो किस वर्ष देना प्रारंभ किया आपको ये बताना है। तो 1954 से देना प्रारंभ किया। भारत रत्न और पद्म विभूषण वर्ष 1954 ईस्वी में शुरू किया गया। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो कौन है प्रथम भारतीय, आपको बताना है। तो ये कौन है? गोविंद बिहारी लाल। कौन है? गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में की गई थी और पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। सन 1937 में पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका हो जाएगा। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य आपका हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे आपके। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में, ध्यान दीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्वोच्च पुरस्कार है आपका। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी किसकी, आपको ध्यान दीजिएगा, किसकी दी जाती है? इसमें देवी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, और यहाँ भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र एवं सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो सत्यजीत रे ने जीता है। किसने? सत्यजीत रे ने जीता है। सत्यजीत रे को फिल्म निर्देशन के लिए 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। सत्यजीत रे को 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, और 1992 में, ध्यान दीजिएगा, कब? 1992 में सत्यजीत रे को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा से संबंधित है आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है, और इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी रोरिक थी। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सिनेमा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनेमा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के द्वारा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है आपका। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए। दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र आपका हो जाएगा। ठीक है, तो परमवीर चक्र क्या हो जाएगा? वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो दुश्मनों की उपस्थिति में शूरवीरता एवं त्याग के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की बात करेंगे, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, खेल जगत में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? आपको ये बताना है। तो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित किसका नाम है? मैन बुकर पुरस्कार आपका हो जाएगा। तो मैन बुकर पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत सन 1869 ईस्वी में हुई। इस पुरस्कार के विजेता लेखक को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है, आगे। यह पुरस्कार अब तक 5 भारतीय लेखकों को BS नायपॉल, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति राय तथा सलमान रुश्दी को मिला है। 2024 का बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे को मिला। पुस्तक का नाम ऑर्बिटल आपका हो जाएगा। ठीक है, और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो अरुंधति रॉय आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुंधति राय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। यह बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय है, जिन्होंने अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए वर्ष 1997 में पुरस्कार जीता था। ठीक है, आगे चलेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे आपके हो जाएंगे। कौन? विनोबा भावे आपके हो जाएंगे। और आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 ईस्वी में प्राप्त करने वाले भारतीय थे। विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो खेल के लिए दिया जाता है। किसके लिए? खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 ईस्वी में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सन 1985 में प्रारंभ किया गया था। यह सम्मान हर साल जाने माने खेल प्रशिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? विश्वनाथन आनंद आपके हो जाएंगे। और इसकी स्थापना 1991 से 92 में हुई थी। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत धनराशि की बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 25 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख रुपए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी पुरस्कार 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य नियमित कैटेगरी का पुरस्कार 10 लाख रुपए आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। किसको? साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है आपका। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो संगीत के लिए दिया जाता है। किसके लिए? संगीत के लिए दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यह सम्मान मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के संगीत के लिए, ग्रैमी पुरस्कार जो होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं।
तो मुख्य रूप से ये अंग्रेजी भाषा के लिए और संगीत के लिए दिया जाता है। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 ईस्वी को आयोजित किया गया, ठीक है। और किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किया जाता है आप सभी को बताना है। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, सूचना एवं प्रसारण के द्वारा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका की शुरुआत आपकी कब होती है में की गई थी, और यहाँ सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। तो कौन हो जाएगा आपका बताना है। तो 1956 से 57 के बीच मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी माका की शुरुआत 1956 से 57 में की गई थी। यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है, ठीक है। और हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान आपका हो जाएगा, ठीक है। और 1962 में स्थापित डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो चिकित्सा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चिकित्सा आपका हो जाएगा, ठीक है। और वर्ष 1962 में स्थापित डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह अवार्ड भारत में चिकित्सा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सत्यजीत रे के नाम है। किसके नाम है? सत्यजीत रे के नाम है। और ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में, अतिरिक्त पद्मश्री 1958 में और पद्म भूषण 1965 में, पद्म विभूषण 1976 और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967 में सम्मानित किया गया। इन्हें बहुत अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड के अलावा सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले रिकॉर्ड इनके नाम ही दर्ज है, ठीक है। ये सत्यजीत रे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे तो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो घाना से संबंधित है। कहाँ से? घाना से संबंधित है। कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव 1997 से 2006 के मूल रूप से घाना के निवासी थे और इन्हें संयुक्त राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए वर्ष 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। कहाँ पर? द हेग में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया? तो 8 को चुना गया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। यूएन कि उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 निलंबित हो गया था। तो न्यासिता परिषद आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, न्यासिता परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल आपका हो जाएगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको बताना है। ये आपका देखो गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में 15 न्यायाधीश हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आगे चलेंगे। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं बल्कि 9 वर्ष का होता है, ये आप समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 51 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों को प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे और बाद में 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड का 91वां संस्थापक सदस्य देश बना था। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन था? ये आपको ये बताना है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जून 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया? तो दक्षिणी सूडान को चयनित किया गया। किसको? दक्षिणी सूडान को किया गया। और दक्षिणी सूडान को यूएन के 193वें सदस्य देश के रूप में 2011 में चुना गया। आपको ये कर देना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? आपका राज्य परिषद आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो देखिए कौन सी हो जाएंगी? चीनी, अरबी और रूसी, स्पेनिश आपका ये हो जाएगा। तो चीनी आपका हो जाएगा। ठीक है, 6 भाषाओं में से एक है, चीनी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं निम्नलिखित है। अरबी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। इनमें से केवल 2 भाषाओं अंग्रेजी और फ्रेंच को संयुक्त राष्ट्र की संचालन या कार्यकारी भाषा के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कनाडा आपका हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, और कनाडा संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में शामिल नहीं है। संयुक्त सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य ध्यान दीजिएगा कौन कौन से? अमेरिका कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन आपका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन 5 अस्थायी राष्ट्रों को वीटो पावर प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे के हैं। और यूथॉन्ट पहले एशियाई आपके हैं, और बुतरस गालिए पहले अफ्रीकी, और डैंग हैमरस्कॉल्ड आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, त्रिगवेली आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित आपकी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? विजया लक्ष्मी पंडित आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत के राजनीतिक इतिहास में विजय लक्ष्मी पंडित का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह भारत की पहली महिला मंत्री तथा उन्हें 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। तो गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को इससे ये प्रभावित हुआ। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, और यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 आपका हो जाएगा। कितनी? 34 आपका हो जाएगा। और यूनेस्को के अनुसार एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध, 5 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ठीक है, और वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भारत के कितने स्थान शामिल हैं? तो 43 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43 आपका हो जाएगा। भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संख्या 43 हो गई है, और इसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। 39वां विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर और 40वां विश्व विरासत स्थल धौलावीरा गुजरात आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया, आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। विश्व धरोहर समिति ने 2017 में
गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। विश्व धरोहर सूची में स्थान पाने वाला यह भारत का पहला शहर था। 2019 में राजस्थान के जयपुर शहर को इस सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखिए अगला क्या हो जाएगा आपका, भारत की पर्वतीय रेल के अंतर्गत कौन सा रेलवे नहीं आता है, तो कश्मीर रेलवे आपका हो जाएगा, नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है प्राकृतिक धरोहर स्थल में उसका स्थान, तो एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में नहीं है। सुंदरबन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में। सूर्य मंदिर उड़ीसा में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में आपका हो जाएगा, कहाँ पे, कर्नाटक में। और ध्यान दीजिएगा अगला देखेंगे, कश्मीर रेलवे। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन के पांडवी शैली से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, तीजन बाई। कौन सा, तीजन बाई आपको हो जाएगा। महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है और पांडवों की कथा के संबंधित होने के कारण इसे पांडवानी नाम दिया गया। इस गायन में नर्तक पांडव कथा को गाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे 98 आ गया, तो ये देखिए ऊपर वाला पेज है, देखिए जो बीच में कटा हुआ था 196 से लेकर 186 आ गया था। उसके बाद से यहाँ से आपका चालू होगा। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, तो ये आपका पीछे वाला प्रश्न है सारे जो आप अब आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए पखावज शिव कुमार शर्मा नहीं है, पखावज वादक संतूर वादक एक यहाँ है, संतूर वादक हैं, न कि पखावज वादक हैं। ठीक है, आप कर देना। ठीक है, अगला, उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से के वादक हैं, तो उस्ताद अजमत अली खान किस के हैं, तो सरोद के हो जाएंगे। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही प्रसिद्ध हैं बांसुरी के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए। और शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए। प्रमुख पुस्तकों की बात करेंगे, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, कादम्बरी बाणभट्ट की है, अवंती सुंदरी डांडी की है और शहनामा फिरदौसी की है। ठीक है, किसकी है, फिरदौसी की है। ठीक है, और अमर कोश किसकी है, अमर सिंह की है। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की और डेट ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम की है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की है और सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की और कामायनी जयशंकर प्रसाद की और आंशु जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है, और प्रमुख पुस्तकें लहर जयशंकर प्रसाद, नीति शतक भर्तृहरि और श्रृंगार शतक भर्तृहरि, वैरण्य शतक भर्तृहरि का ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है, आपको ये बताना है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपको बताना है। तो शिव कुमार शर्मा नहीं है, ये आपको ऊपर हमने ही बताया। तो ये संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। पंडित रविशंकर उस्ताद विलायत खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन आदि ये सारे क्या हैं, आपके सितार वादक हैं। और संतूर वादक में जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य आदि आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कला एवं संस्कृति एवं चित्रकला से बात करेंगे, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे, तो राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे, आपको बताना है। तो चित्रकारी के संबंधित थे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इनका जन्म वर्ष 1848 में केरल राज्य में हुआ था। इन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी कला आपका किस भारतीय राज्य से संबंधित आपको बताना है। तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। और सभी लोग आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए यार, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, आपके लिए बहुत ही तगड़ा वीडियो आने वाली है। पूरे बुक का मैं बता रहा हूँ। अगर साइंस आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना,
तो रुक्मणी पब्लिकेशन की पूरी साइंस का बुक एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ, एक ही वीडियो में। कितना भी मेहनत लग जाए, कितना भी आपको समय लग जाए, 5-6 घंटे 7 घंटे, लेकिन वो एग्ज़ाम से पहले आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और उसके बाद मैं जो उत्कर्ष क्लासेस के जो सर ने पूरा जीएस का एक नई बुक लॉन्च किया था अपने बर्थडे के दिन पर, उसका भी पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को बुक के, क्योंकि बुक से पढ़ना यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम यहाँ पीडीएफ नहीं लाएं क्योंकि ये मैराथन क्लासेस थी, तो इसलिए मैंने इसको किया। अब मैं सोच रहा हूँ बुक का पूरा रिवील करूँ, ठीक है ना। बहुत ही तगड़ा आपकी वीडियो आने वाली है, आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाए कालीघाट पेंटिंग के लिए? कोलकाता आपका हो जाएगा। कोलकाता मशहूर काली मंदिर, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मशहूर काली मंदिर के पास कागज का कपड़े का बने होते हैं और चित्र जो स्थानीय बाजार की मांग पर बनाए जाते थे, इन्हें काली घाट के चित्र कहा गया, ठीक है। और ये चित्र धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं या सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है? कोलम शैली का उपयोग किया जाता है। तो घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की कोलम शैली का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए चावल का आटा, चाक का पाउडर इत्यादि सामग्री उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये आपका कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है ना। वारली लोक चित्रकला प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र की जनजाति वारली द्वारा मनाई जाती है। यह कला वारली समुदाय के जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है, ठीक है। और लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिकनकारी के लिए, लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिकनकारी आपको सबको याद होगा, ठीक है। तो चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई और कसीदाकारी की प्रसिद्ध शैली है। यह लखनऊ की कसीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें महीन कपड़ों का सुई धागों से विभिन्न टाँकों द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है, ठीक है। चलिए, द लास्ट सपर नाम प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? यह आपका हो जाएगा, तो किसने किया? तो ये आपका लियोनार्डो दा विंची ने किया। द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। चेरियल चित्रकला एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, या किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है चेरियल चित्रकला ये तेलंगाना से संबंधित है और हाल ही में सुर्खियों में रही चेरियल चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो तेलंगाना राज्य से संबंधित, और कुछ महत्वपूर्ण चित्रकलाएं एवं संबंधित राज्य हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार की है और वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। पट्टचित्र चित्रकारी उड़ीसा की और कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की, गोंड चित्रकारी मध्य प्रदेश की आपका हो जाएगा, और फल चित्रकारी राजस्थान की, और काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है आपका करना है, तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब का हो जाएगा। कहाँ का? पंजाब का। रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्य रूप से पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अरिपन कहाँ की लोक कला है? तो अरिपन कहाँ की लोक कला है? तो बिहार की लोक कला आपका हो जाएगा अरिपन, ठीक है। आगे प्रमुख चित्रकला एवं लोक कला की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, फुलकारी पंजाब का हो जाएगा, अल्पना पश्चिम बंगाल का, अल्पना कहाँ का? पंजाब कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। फुलकारी पंजाब का। कलमा जट्टू केरल का, कलमा जट्टू केरल का, और एपन उत्तराखंड का हो जाएगा। एपन कहाँ का? उत्तराखंड का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चोक पूर्णा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, चोक पूर्णा उत्तर प्रदेश, सोन रखना उत्तर प्रदेश, बाटिक श्रीलंका बांग्लादेश आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए। कला एवं संस्कृति भारतीय परिधान आपका हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है आपको बताना है। तो ये जाना जाता है किसके रूप में? पटोला के रूप में जाना जाता है। कांजीवरम तमिलनाडु, पटोला गुजरात, जमदानी पश्चिम बंगाल, दरदोजी उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है।
और दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पुटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो पुटलोई राज्य से संबंधित किस तरह से? मणिपुर से संबंधित है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पुटलोई पोशाक मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह शास्त्रीय नृत्य के समय भी पहनी जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। कला एवं संस्कृति, मार्शल आर्ट, युद्ध कला की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कलारी पट्टू कहाँ की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? आपको ये बताना है। तो कलारी पट्टू कहाँ की है? ये आपकी केरल की है। कहाँ की? केरल की है। केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है कलारी पट्टू। में तलवार, भाला, वर्दा, गद्दा का प्रयोग होता है। इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम को कहा जाता है। किसको? परशुराम को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, सिलम्बलम कहाँ की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? आपको ये बताना है। तो ये आपकी कहाँ की है? ये तमिलनाडु की हो जाए। कहाँ की? तमिलनाडु की। यह एक प्रकार की लाठी चलाने की कला है जो तमिलनाडु में प्रचलित है। ठीक है, आगे चलेंगे। थांगटा कहाँ की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? तो थांगटा आपको हमने बताया था कहाँ की है। यह आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों मणिपुर का हो जाएगा और मणिपुर में प्रचलित है। ठीक है, और थांग तलवार और टा भाला के लिए प्रयोग होता है। और सरित सरक भी मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। आपका ये हो जाएगा। ठीक है, गतका कहाँ की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? तो गतका आपका कहाँ का हो जाएगा? गतका की बात करें तो ये आपका पंजाब का हो जाएगा। पंजाब, ध्यान दीजिए, पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है और इसका प्रारंभ गुरु हरिगोविंद सिंह ने किया। ठीक है, चलिए थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे का यूज करेंगे। ठीक है, तो चेबी गदगा मणिपुर का है और परीखड़ा बिहार राज्य का है और ठोड़ा आपका कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा। मर्दानी महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, आगे खम्बा थोईबी कहाँ का एक महत्वपूर्ण दर्शन कला है? तो ध्यान दीजिए कहाँ का है? मणिपुर का हो जाएगा। यह नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खम्भा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी का वर्णन किया जाता है जिसे मोइरंग की राजकुमारी थीबी के साथ प्यार हो गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, आपका पुस्तकें और लेखक और राष्ट्रीय पुस्तकों की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। और अब आगे बहुत ही मजा आने वाला है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके हो जाएंगे। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से उद्धृत है। आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और मेकिंग इंडिया असम पुस्तिका के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाए कौन हो जाएगा? तो मेकिंग इंडिया का हो जाए कौन हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, चेतन भगत आपके हो जाएंगे। चेतन भगत की अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड जो कि मूवी बनी है इस पर, वन इंडियन गर्ल और 5 पॉइंट समवन और 2 स्टेट्स ये भी मूवी है। द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा प्रश्न। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। सनी डेज के भी लेखक यही हैं। ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत अम्मार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका बता देना है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बांग्ला का जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और अम्मार सोनार बांग्ला मेरे सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। टैगोर ने इसे भंग के समय 1906 में लिखा था। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? आपको ये बताना है। तो कौन सी हो जाएगी? आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें माई कंट्री माई लाइफ नहीं लिखी गई है। बाकी ये किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। अन्य तीनों द साइंटिफिक इंडियन, इन विजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन तथा यूनाइटेड माइंड्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। आपका हो जाएगा। ठीक है, और किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाएंगे।
इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है, और गुबार ए खातिर अबुल कलाम आज़ाद। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है, और भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू का आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट आर्ट्स पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है आपको बताना है। तो सानिया मिर्जा ने लिखी है। किसने लिखी है? सानिया मिर्जा ने लिखी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? तो किसने किया है, ध्यान दीजिएगा, APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, और इसके सहलेखक अरुण तिवारी हैं। कौन है? अरुण तिवारी है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। और इंडियन फिलॉसफी के और स्वामी विवेकानंद कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव एक उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? आर के नारायण हो जाएंगे। आर के नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। आर के नारायण अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकारों में से एक थे। मालगुड़ी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक स्थान है। इसी को आधार बनाकर उन्होंने मालगुड़ी डेज की रचना की है। ठीक है, और अन्य रचनाएं द डार्क रूम, द गाइड और द माई डेज आपका हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो कौन सी पुस्तक हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा इंडिया विंग्स फ्रीडम के द्वारा लिखी गई। और अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रेम वाटिका रसखान की है। कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानवास शाहनगीय की है? और गोल्डन थ्रेस होल्ड सरोजनी नायडू की है। और ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू का आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, आगे देखेंगे दिल्ली का खुशवंत सिंह, और द ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, कंपनी ऑफ वुमन खुशवंत सिंह आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, यामा महादेवी वर्मा की है। और अग्निवीणा काजीन 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 रूल इस्लाम की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का आपका हो जाएगा। ठीक, और पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है। और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की। नेचर क्यूर मोरारजी देसाई की। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की है? तो किसने की है आपको बताना है। तो किसने की है? ये राजा राम मोहन राय ने की है। ठीक है ना, और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, और नील दर्पण दीनबंधु मिश्र आपके हो जाएंगे। ठीक है, और दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपके बताना है। तो कौन थे? दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। गोदान गबन कर्मभूमि प्रेमचंद्र की। गीतांजलि चोखर बलि रविन्द्रनाथ टैगोर की। और आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका हो जाएगा। ठीक है, और हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। और महात्मा गांधी हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, सरोजनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स पेज वर्ल्ड हिस्ट्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है। तो किसने की थी चंद्रकांता की रचना? देवकी नंदन खत्री ने की थी। किसने? देवकी नंदन खत्री ने की थी। ठीक है, और सुप्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, ये कर देना है आपको। चलिए आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय आप कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। यह मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक किसने है? तो
कौन हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके अरुंधति रॉय आपके हो जाएंगे, और किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और सलमान रुश्दी की द सेनेटिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन आपका हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किया है, आपको बताना है। तो विंग्स ऑफ फायर ऑटोग्राफी उनकी ही है। ठीक है। तो कौन सा पुस्तक हो जाएगा आपका, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी, आपको बताना है। तो शिल्पाधिकारम किसकी कृति है, तो इलंगो अडियल की है। तो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और रंगभूमि, गोदान गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है, तो आपको बताना है। तो लेखक कौन है आपके, मुंशी प्रेमचंद आपके हो जाएंगे। और हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उपन्यास की बात करेंगे, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्बला, गबन, कर्मभूमि, योगदान, वरदान आपको हो जाएंगे। कहानियाँ की बात करेंगे, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा आपका हो जाएगा। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनट चेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं, तो आपको बताना है कौन हो जाएंगे, मुल्क राज आनंद आपके हो जाएंगे। कौन, मुल्क राज आनंद आपके हो जाएंगे। ठीक है। पद्मावत के रचयिता कौन है, बहुत ही मलिक मोहम्मद जैसी, आप सभी लोग जानते हैं इनको, ये तो बहुत ही चर्चित आप लोग जानते ही हैं। और साखी सबदरमैनी कबीर दास की, और साहित्य लहरी सूरदास की, सूर सरावली सूरदास, पृथ्वी राजा चंद्र बरदाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपके लिए हो जाएंगी। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पे, विभूति भूषण बंदोपाध्याय आपके हो जाएंगे। ठीक। और बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार थे, वे अपने महाकाव्य पाथेर पंचाली के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस पुस्तक के ऊपर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने एक लोकप्रिय फिल्म का निर्माण किया था। ठीक है। चलिए, इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये आपके कौन थे, आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाएंगे। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मदर इंडिया कैथरीन मेयो, और इंडिया विंग्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है ना। चलिए, पुस्तक द स्टेट ऑफ माई लाइफ के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका किसके द्वारा लिखी गई है, युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, किसके द्वारा, युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, आपको सेनवार्न की आत्मकथा आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, प्लेटो हो जाएंगे। और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो आपके हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा, तो प्लेटो हैं। और प्लेटो सुकरात के शिष्य था, अरस्तु के गुरु थे। ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और थोड़ा ये लैग कर रहा है, मतलब जो पीडीएफ खुलने में लैग कर रहा है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये आ ही जाता है। ठीक है ना, थोड़ी देर की बात होती है। और वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको बताना है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ आपके हो जाएंगे। और सन 1776 में प्रकाशित यह पुस्तक इस बात की गहराई है जिसमें आकलन करती है कि किसी राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन आपके हो जाए। कौन है, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक इंग्लैंड के जीव वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक के में पृथ्वी के जीवों का विकास से संबंधित अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। ठीक है। आगे चलेंगे, खेल संबंधित तथ्य की बात करेंगे, तो आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपका बताना है। तो कितनी होती है आपको बताना है, तो इसमें 13.40 मीटर होती है। और एकल के लिए चौड़ाई 5.18 मीटर, जो कि 17 फीट होती है। डबल्स के लिए चौड़ाई 6.1 मीटर, जो कि 20 फीट निर्धारित है। और बैडमिंटन के मैदान को बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु आपकी हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से
किस राज्य संघ क्षेत्र में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया? तो किस राष्ट्र में किया गया? गोवा में किया गया, राज्य में किया गया। और 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? 1960 आपका हो जाएगा। और सर लुडविग गुटमैन को पैरालंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। और पैरालंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और मुख्यालय वान जर्मनी। भारत के सर्वप्रथम 1968 में तेल अवीव पैरालंपिक में भाग लिया था। ठीक है, और थॉमस कप एक क्या है? थॉमस कप एक क्या है आपको बताना है। तो यह एक क्या है आपको बताना है, यह एक द्विवार्षिक आयोजन है। थॉमस कप ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन खेल से है। और थॉमस कप बैडमिंटन खेल में पुरुषों द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप बैडमिंटन खेल में महिलाओं द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ओलंपिक ध्वज में 5 आपके होते हैं, 5। ठीक है ना, 5 आपका हो जाएगा। और ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग्स या छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला यूरोप का, पीला एशिया का, काला अफ्रीका का, और हरा ऑस्ट्रेलिया का, और लाल अमेरिका का। रिंग्स ऑफ डिज़ाइन पियरे डी कोबर्टीन आपका हो जाएगा। ठीक, खिलाड़ियों को नाम की बात करेंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आपके किसकी? सचिन तेंदुलकर। और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हरिकेन कपिल देव। और द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब युवराज सिंह का आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। द वॉल जिम्मी राहुल द्रविड़ की हो जाएगा। जंबो अनिल कुंबले। द टर्मिनेटर हरभजन सिंह। और बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली की हो जाएगी। मुल्तान का सुल्तान नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। मुल्तान का सुल्तान नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग की है, ये आप कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। और मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स को। ठीक है ना। और आगे चलिए, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो ये किस वर्ष किया गया? तो आपको बताना है यहाँ पर 1924 में किया गया। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन वर्ष 1924 में किया गया। आयोजन स्थल कहाँ था? सैमानिक फ्रांस में। और ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। ठीक है, और एक फुटबॉल मैच कितने मिनट तक? ध्यान दीजिएगा, 40 मिनट, आई थिंक 45 मिनट का चलता है। हाफ यानी 45 मिनट के खेल के बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इटली, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। प्रत्येक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर आपका होता है। ठीक है, चलिए, शतरंज में प्रयुक्त वर्गों में रंग कितने होते हैं? तो काले और क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, काले और सफ़ेद आपके होते हैं। काले और सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद और काले। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, कोनेरू हम्पी और गैरी कास्पारोव, डी गुगेस आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्ट्रेट ड्राइव अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। क्रिकेट के अन्य शब्द ग्लव्स, कवर पॉइंट, रन, लेट, कट, कवर ड्राइव आदि आपका बैडमिंटन से बैक कोर्ट, नेट शॉट, वुड शॉट, सर्विस कोर्ट, नेट आदि हो जाएगा। फुटबॉल से सेंटर, टाई ब्रेकर, स्टॉपर, गोल आदि आपका हो जाएगा। हॉकी से स्ट्राइकिंग, सर्कल, फाउल, मूव आदि आपका हो जाएगा। ठीक है, और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप किससे संबंधित है आपका? तो रोवर्स आपका फुटबॉल से संबंधित है। और बेटन कप हॉकी से, थॉमस कप बैडमिंटन से, डेविस कप टेनिस से आपका हो जाएगा, एजरा कप पोलो से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत ने पहली बार
हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो भारत ने पहली बार हॉकी का खिताब कब जीता था? तो 1975 ईस्वी में जीता था, और यह भारत द्वारा जीता गया एकमात्र हॉकी विश्व कप खिताब है। यह खिताब भारत के मलेशिया में कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराकर जीता था। हॉकी का कप 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। वर्ष 2023 में भारत के चौथी बार पुरुष हॉकी विश्व कप मेजबानी की। ठीक है, और प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये आपका आयोजित किए गए थे कहाँ? उड़ीसा में 2020 में आयोजित किया गया। इन खेलों का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT उड़ीसा में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में केवल वही यूनिवर्सिटी भाग ले सकती है जो भारत में स्थित है। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी द्वारा की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी आपको बताना है। तो ये आपका कनाडा और USA और मैक्सिको के द्वारा की जाएगी। 23वां संस्करण है। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में पहली बार फीफा कप के आयोजन के लिए 3 देशों को चुना गया। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और फीफा कप 2022 विजेता अर्जेंटीना आपका हो जाएगा। कौन? अर्जेंटीना आपकी हो जाएगी। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो कौन हो जाएंगी आपकी? ये हो जाएंगी अवनी लेखरा। कौन सी? अवनी लेखरा, जयपुर राजस्थान से हैं आपका। ठीक है, और हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो कितने खिलाड़ी आपके होते हैं? तो आपको बताना है। तो 11 खिलाड़ी आपके होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2, लॉन टेनिस में भी 1 या 2, और चेस में भी 2 खिलाड़ी आपके होते हैं। ठीक है, और बॉक्सिंग में आपका 2 खिलाड़ी, पोलो में 4, फुटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी आपके होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी आपके होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। हॉकी में 11 खिलाड़ी और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी आपके होते हैं। ठीक है, और IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो IPL की शुरुआत आपकी 2007 से होती है। किस? 2008 में, आई थिंक आपका 2008 से होता है। ठीक है, और प्रथम संस्करण में कुल टीम कितनी थी? 8 थी, जिसमें IPL में इंडियन प्रीमियर लीग होता है। प्रथम मैच 18 अप्रैल 2008 को होता है। कोलकाता नाइट राइडर्स व रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होता है। प्रथम संस्करण विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी। ठीक है, कौन थी? राजस्थान रॉयल्स थी। और ध्यान दीजिएगा, प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रमुख दिवस आपके किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है उत्कल दिवस? उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल में मध्यकाल तक उड़ीसा राज्य को कलिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मनाया जाता है। प्रथम भारत के नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यहाँ प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है ना, और उसका जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक शहर में शुरू हुआ था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस आपका कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस इनमें से आपका किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है। तो किस तारीख को मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। राजधानी पणजी, आधिकारिक भाषा कोंकणी आपका हो जाएगा। ठीक है, और विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस आपका मनाया जाता है कब? ये आपका मनाया जाता है कब? आपको बताना है। तो ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। साल 2024 की थीम यस बी फैन इन टीबी। ठीक, आपका हो जाएगा। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था? तो किसकी याद में किया था? आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा हो जाएगा। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया था, और आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के सम्मान में भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना,
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपको कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और 16 दिसंबर को विजय दिवस, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस आपका हो जाएगा। ठीक है। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। इन्होंने संख्या पद्धति एवं गणित के अन्य क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया। ठीक है। और भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है आपको बताना है। तो कौन सा आयोजन? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1915 में स्वदेश लौटे थे। इस दिवस को मनाने के लिए शुरुआत 2003 में हुई थी। ठीक है। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। वह भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी थे और उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलिए। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस आपका मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाता है। ठीक है। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर साल आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा 3 जून आपका हो जाएगा। कब हो जाएगा? 3 जून। और विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को आपका, और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। क्या? भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। और किस भारतीय नेता का जन्मदिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसका मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को के याद में मनाया जाता है। ठीक है। और ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रतिवर्ष स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पोखरण सेकंड में आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को भारतीय 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण पोखरण सेकंड किया था। तभी से परमाणु परीक्षण पोखरण सेकंड की वर्षगांठ को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 25 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये आपको 8 सितंबर को मनाया। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1967 में मनाया गया था। ठीक है। और
इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका कब हो जाएगा? 7 दिसंबर को हो जाएगा। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेवा में कर्मियों के कल्याण के लिए फंड जुटाना और उसके परिवार की भलाई में खर्च किया जाना आपका हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 24 अक्टूबर को हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं आपको बताना है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सभी सही है, सभी आपके सही है। ठीक है ना, सभी सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है आपको ये बताना है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, बिल्कुल सही बात है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आपको गलत दिख रहा है हमें, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर की बात करें, देखिए यहाँ विश्व ये आपका 30 मई को नहीं होता, ये आपका 31 मई को आपका होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। अगला देखिए, आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस 22 मार्च में 22 अप्रैल को मनाया था। ये आपका पूरा का पूरा स्टैटिक जीके था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।